लास्ट 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और मिसलेनियस में। उसमें हमने विजुअल से स्टार्ट किया था, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री एंड पेंटिंग। उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था हिस्टोरिकली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर इंडो इस्लामिक एंड लास्ट में मॉडर्न देखेंगे। इंडस वैली में हमने देखा था आर्किटेक्चर में मेनली कवर होता है टाउन प्लानिंग, पब्लिक बाथ, ग्रेनरीज एंड डॉकयार्ड। टाउन प्लानिंग में हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बनती है, 90 एंगल्स पे कट होते हैं, और जो उसका हाउसेस है उसकी पैटर्न यूनिफॉर्म है, मल्टी स्टोरेड या 2 स्टोरेड बिल्डिंग मिलती है। कुछ बड़ी बिल्डिंग है जिसका यूज पब्लिक असेंबली या फिर बिजनेस सेंटर के जैसे होता होगा। फिर पब्लिक बाथ में हमने देखा था कि उसका पर्पस रिचुअल बाथिंग का या फिर क्लीनिंग उसकी जो कस्टम्स थी वो दिखाता है, और उसमें मोहेंजोदड़ो का द ग्रेट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेनरीज हमने देखा था कि सिटाडेल में ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो प्रॉस्पेरस पीपल थे, तो उनके पास कुछ सरप्लस था स्टोर करने के लिए। और जो डॉकयार्ड्स है उसके पास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सरप्लस है और जो गुड्स है उसको स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस जैसे कंसेप्ट मिलते हैं। लोथल का डॉकयार्ड हमने देखा था कि जो साबरमती चैनल है उसको कैनाल कट करके उसका वाटर फ्लो मेंटेन रखा था जिससे सिल्टिंग ना हो, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो एंशियंट वर्ल्ड मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स में इसको ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्कल्पचर में हमने देखा था ब्रॉन्ज और टेराकोटा स्कल्पचर्स और स्टोन स्कल्पचर, जो 3 टाइप के हमको मिलते हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर में जो टेक्निक यूज होती है द लॉस्ट वैक्स मेथड, वो अभी भी यूज होती है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और जबकि ये सिविलाइजेशन था वो ब्रॉन्ज एज का था, और यहाँ पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए ब्रॉन्ज की इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये स्कल्पचर्स पे से पता चलता है कि उनके पास टेक्निक तो थी कि ब्रॉन्ज को कैसे यूज करना है। ठीक है। टेराकोटा स्कल्पचर्स में पिंचिंग मेथड का यूज होता था, हैंडमेड थी, जबकि जो पोट्री थी उसकी वो व्हील मेड थी, तो ये डिफरेंस है। फिर जो सिल्स है उसके 3 पर्पस थे मेनली। एक तो ट्रेड पर्पस था क्योंकि ये लोग ट्रेडर्स थे, तो इकोनॉमिकल पर्पस से ये ज्यादा सिल बनाते। उसकी दोनों साइड पे स्क्रिप्ट थी जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, और उसके ऊपर कुछ एनिमल्स भी ये लोग इंस्क्राइब करते थे। फिर कुछ जो सिल्स मिले उसके ऊपर एक छोटा होल है जो दिखाता है कि एज ए इम्यूलेट भी यूज होता होगा, तो ये नेगेटिव पावर में इनकी फेथ को दिखाता है। फिर जो ऑर्नामेंट्स हमने देखे थे, इसमें काफी कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे थे जो यूनिसेक्स थे और कुछ थे जो एक्सक्लूसिवली फीमेल और मेल के लिए थे, और सिलाबार का कॉस्मेटिक्स के लिए यूज होता था, और ये इनको फैशन की कॉन्शियसनेस थी। पोट्री में हमने देखा था रेड एंड ब्लैक पोट्री थी, मोस्टली जो कॉमन पीपल यूज करते थे वो रेड पोट्री थी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर से पेंट कर देते थे, दैट्स व्हाई रेड एंड ब्लैक पोट्री। और कुछ पोट्री काफी छोटी थी जो लग्जरी वेयर के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी, और कुछ थी वो परफोरेटेड पोट्री थी जो लीकर स्टोरेज के लिए यूज होती थी। फिर हमने देखा था कि इंडस वैली हम और मौर्यन पीरियड, ये दोनों के बीच 1000 ईयर का गैप है, और ये गैप में हमें कोई भी आर्किटेक्चरल या स्कल्पचरल कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिलते, बिकॉज ये टाइम कॉन्फ्लिक्ट का था, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल यूज होते थे जैसे कि टिम्बर है, वुड है, जो नॉन पेरिशेबल थे, तो इसलिए इनका अभी तक एविडेंसेस हमको नहीं मिलते। मौर्यन पीरियड को फर्दर हमने डिवाइड किया था कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में। कोर्ट आर्ट ये होता है कि जो स्टेट इनिशिएट करता है, स्टेट सपोर्ट करता है, तो मौर्यन जो किंग्स थे, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन से इन्फ्लुएंस था, और अशोक और उसके बाकी के जो थे वो बुद्ध से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो उनके अंडर में जो भी आर्किटेक्चर या स्कल्पचर्स का इवोल्यूशन हुआ वो ज्यादातर बुद्धिस्ट डोमिनेंस उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो उसमें मेनली हम देख सकते हैं कि स्तूपा और पिलर, ये दोनों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है। स्तूपा का और पिलर का दोनों का ये क्लाइमैक्स पीरियड है, तो ये हमें ज्यादा ध्यान रखना है। और पॉपुलर आर्ट यानी कि जो आम लोग जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे वो आर्ट को हम पॉपुलर आर्ट बोलेंगे।
उसमें स्कल्पचर, पोट्री एंड केव्स, ये 3 का हमने देखा। फिर जो पोस्ट मॉरियन पीरियड में स्कल्पचर्स है उसको 3 स्कूल में हमने देखा था, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। गांधार और मथुरा ये दोनों स्कूल्स कुशानास के अंडर डेवलप हुए थे, जबकि अमरावती है वो सातवाहना किंगडम के अंदर डेवलप हुए थे। अमरावती में जो स्कल्पचर्स है वो ज्यादा नैरेटिव टाइप के हैं, जबकि गांधार और मथुरा में बुद्धा के स्कल्पचर्स मिलते हैं। गांधार और मथुरा में एक तो स्टोन्स का फर्क है, गांधार में ग्रे सैंडस्टोन यूज होता है जबकि यहाँ पे रेड सैंडस्टोन यूज होता है। जो गांधार रीजन का था वो कम्प्लीटली बुद्धिस्ट था, जबकि मथुरा में तीनों रिलीजन का हमको मिल सकता है एविडेंस, जबकि अमरावती में बुद्धिज्म डोमिनेटेड है। गांधार में जो बुद्धा मिलता है वो अपोलो के जैसे थोड़ा सिमिलरिटी दिखाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली ग्रीक और रोमन का हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। और मथुरा का जो बुद्धा स्कल्पचर है वो ज्यादा मस्क्यूलाइन है। फिर यक्ष और यक्षिणी का भी हमने देखा था, जो फोक रिलीजन के कंसेप्ट है उसको हम ये पीरियड में हमारे ये जो साइट्स है उसमें भी मिलते हैं, ज्यादातर मथुरा के आसपास ज्यादा मिलते हैं। और यक्ष और यक्षिणी का फिर हमने देखा था कि वो तीनों रिलीजन से रिलेट भी करते हैं। जैन में हर एक तीर्थंकर के साथ एक यक्षिणी जुड़ी हुई है, और बुद्धिज्म में जो स्तूपा है उसके गेटवे पे यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स है। और हिंदुइज्म में शिल्पादिकरम जो हमारी तमिल स्क्रिप्ट है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। फिर हमने गुप्ता एज स्टार्ट किया था, उसमें 2 चीजों का क्लाइमैक्स आता है, केव आर्किटेक्चर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। तो केव आर्किटेक्चर हमने कवर किया था और आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कवर करें। गुप्ता एज वो हिंदुइज्म का गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंडर में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी थी और स्टेबिलिटी भी थी। तो और गुप्ता किंगडम था वो ब्राह्मणिकल था, तो हिंदुइज्म को इसमें पैट्रोनेज मिला था, इसीलिए इसका इवोल्यूशन अच्छे से। केव आर्किटेक्चर को हमने फर्दर 3 फेज में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट फेज था वो मौर्यन पीरियड स्टार्टिंग का था, उसमें हिनायन इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो सिंपल स्ट्रक्चर्स थे। केव के अंदर भी स्तूपा का कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसमें जो स्टार्टिंग की केव्स है, काला, भाजे, कन्हेरी, वो सारी केव्स आएगी। फिर जो सेकेंड फेज था उसमें टिम्बर और वुड जैसे जो मटेरियल था उसका हमने रिप्लेस कर दिया स्टोन से, तो वो ज्यादा ड्यूरेबल हो गया। और इसमें बुद्धा की इमेज भी मिलती है, तो वो सजेस्ट करता है कि महायान पीरियड था। और पहले जो फर्स्ट फेज था उसमें विहार मिलते हैं और आजीविका साइट की केव्स मिलती है, लेकिन चैत्य इतना नहीं मिलता। इसमें फिर चैत्य का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ। और थर्ड फेज में हिंदुइज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा था, तो केव आर्किटेक्चर में भी ये देख सकते हैं। द्रविडियन केव आर्किटेक्चर में हमने देखा कि वो थोड़ा अलग तरीके से इवॉल्व हुआ था। उसमें रॉकेट केव्स का था कंसेप्ट, और उसको वो लोग रथ और मंडप में डिवाइड करते थे। वही आगे जाके द्रविडियन जो टेम्पल्स था उसमें कन्वर्ट होता है। कैलाश टेम्पल हमने इलोरा का ज्यादा डिटेल में देखा था, जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है और उसमें शिवा डेटी का है। ये राष्ट्रकूट के अंदर डेवलप हुआ था। आज का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हुआ और इसका क्लाइमैक्स भी हमको यही पीरियड में मिलता है। गुप्ता से पहले जो हमें 2-3 एविडेंसेस मिलते हैं जो टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर्स के हैं, वो मौर्यन पीरियड का एक ये राजस्थान में हमें ये साइट मिलती है। लेकिन इसमें हम यहाँ पे मिडल में श्राइन होगी ऐसा मतलब सोच सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ एविडेंसेस नहीं मिले। मोस्टली यहाँ पे वुड और टिम्बर का यूज होता था, इसलिए अभी कुछ नहीं मिलता। उसके बाद ये एक एविडेंस मिलता है, ये कर्नाटका अयोले का एक टेम्पल है। ये भी स्टार्टिंग का सांची का एक टेम्पल है। जो ये सारे एविडेंसेस है वो गुप्ता पीरियड के पहले के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ये पोर्टिको, इसको पोर्टिको बोलते हैं, जो सपोर्ट करने के लिए होता है। तो पोर्टिको है और ये गर्भगृह है, लेकिन टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर अब इसमें अभी कुछ हमको दिखता नहीं है। और जो गर्भगृह है उसके ऊपर भी फ्लैट सरफेस है। इसकी वजह से जो क्लाइमेट का ध्यान है वो नहीं रखा गया था, तो बारिश होती है तो इस जो रूफ स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थोड़ा चेंज ये हुआ था
कि ये काफी बंद टाइप का स्ट्रक्चर है और इसमें थोड़ा ओपन बालकनी जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। तो इससे ही आगे जाके फिर एम्बुलेटरी पैसेज जो यानी कि प्रदक्षिणा पाथ क्रिएट होता है। तो ये स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर्स है। फर्दर हम ये काफी बल्की टाइप के स्ट्रक्चर थे, हैवी थे, जो स्लैब्स को ऐसे ज्वाइन करके ही बनाया था। कोई आर्टिस्टिक इसकी वैल्यूज इतनी नहीं थी। फिर जो गुप्ता में हम टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन देखेंगे, उसको फर्दर हम 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें थर्ड स्टेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट स्टेज जैसा कि हमने सांची में देखा था, थोड़ा उसके जैसा ही है। स्क्वायर टेम्पल है, फ्लैट रूफ है और शैलो पिलर्ड है। और जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता है वो लोअर प्लेटफॉर्म पे होता है। जैसा कि अभी हम टेम्पल्स को देखते हैं थोड़ा हायर प्लेटफॉर्म पे होता है, वैसे नहीं होता था। ये इसका एग्जाम्पल है कंकाली देवी टेम्पल, ये पिक्चर भी उसी का है। सेकेंड स्टेज में चेंज ये होता है कि प्लेटफॉर्म है थोड़ा हायर हो जाता है और उसका जो एम्बुलेटरी पैसेज है वो कवर्ड होता है। तो एम्बुलेटरी पैसेज यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे नहीं है। सेकेंड स्टेज है। ये पार्वती टेम्पल नचना कुठारा के पास है, वहां पे ये सेकेंड स्टेज का हमें मिलता है। और इसमें गर्भगृह का भी थोड़ा ज्यादा डेकोरेटिव हमें स्ट्रक्चर मिलता है। थर्ड स्टेज है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आगे जाके नागरा स्टाइल जो नागरा स्कूल है उसमें कन्वर्ट होता है। इसमें स्क्वायर टेम्पल है और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा शिखर जैसा है। पहले शिखर का फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से फिर आगे जाके जैसे अभी हम कॉर्न टाइप शिखर देखते हैं वैसे इवॉल्व होता है। तो ये लो है, स्क्वायर टाइप का शिखर है। पिलर अप्रोच यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हायर प्लेटफॉर्म है जो सेकेंड स्टेज में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंटिन्यूड होता है, थोड़ा ज्यादा हायर होता है। हायर प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट ये था, तब हिंदू फिलोसॉफी में ऐसा मानते थे कि टेम्पल है वो भगवान का घर है, तो हमारे बाकी सारे घर से वो ऊंचा होना चाहिए और अलग भी दिखना चाहिए, तो दूर से भी कोई पहचान सके कि टेम्पल है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे शिखर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है और फिर आगे जाके ये काफी बड़ा हो जाएगा जो दूर से भी दिखाई दे, और बाकी सारी जो बिल्डिंग्स है उससे काफी साइज में बड़ा होता है। फिर यहाँ पे पंचायतन स्टाइल भी इंट्रोड्यूस होती है। पंचायतन यानी एक गर्भगृह में मेन श्राइन है और बाकी 4 श्राइन सब्सिडियरी श्राइन है। ये एक बार प्रीलिम में भी पूछा गया था, आई थिंक 2014 में। और पंचायतन स्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इसलिए यहाँ जो ग्राउंड प्लान था वो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान था, जो बीच में सेंट्रल श्राइन होती है और उसके अराउंड में 4 सब्सिडियरी श्राइन होती है। ये दशावतार टेम्पल देवगढ़ का है, वो यहाँ का ये स्टेज का ही टेम्पल है। फोर्थ स्टेज, यहाँ पे कई बार रेक्टेंगुलर टेम्पल भी मिलते हैं। फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज जो है वो इवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन कुछ फर्दर अपने हिसाब से कुछ अलग सा किया है, इनोवेटिव किया है, वैसा ही है। तो डेवलपमेंट थर्ड स्टेज तक है, फोर्थ और फिफ्थ कुछ अलग टाइप के इनोवेशन है। तो इसमें रेक्टेंगुलर है, शिखर कंटिन्यूड है, पंचायतन स्टाइल है, हायर प्लेटफॉर्म है। ये तेर टेम्पल शोलापुर के पास महाराष्ट्र में ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर व्यूज है। फिफ्थ स्टेज है, उसका सिर्फ एक ही एविडेंस हमको मिलता है, इसमें सर्कुलर बेस है विथ ऑक्टागोनल शेप। तो प्रोजेक्शंस लेते हुए फिर ऐसे 4 फेज में है, तो सर्कुलर फेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मनियार मठ है राजगीर के पास, सिर्फ यही एक एविडेंस है ये स्टेज का। तो ये डेवलपमेंट नहीं है, अगर डेवलपमेंट होता तो और सारे एविडेंसेस भी हमको मिलते, लेकिन ये कुछ इनोवेटिव 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए होंगे, उसमें से अभी हमें एक मिलता है। जो शिल्प शास्त्र है उसके अकॉर्डिंगली हम जो हमारा टेम्पल इवोल्यूशन है इंडिया का, उसको 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नागर स्टाइल या फिर नॉर्दर्न रीजन में जो बोलते हैं, दूसरी है द्रविडियन स्टाइल या फिर साउथ इंडियन टेम्पल्स, और थर्ड इज द वेसरा स्टाइल जो विंध्या और कृष्णा के बीच का जो रीजन है, डेक्कन रीजन, नॉर्दर्न कर्नाटका के अराउंड, वो रीजन में ये स्टाइल डेवलप हुई थी। फर्दर इसमें डिफरेंस ये है, जो नागर स्टाइल डेवलप हुई थी वो रीजियनली डेवलप हुई थी, मतलब कि जैसे नॉर्दर्न रीजन में भी अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग रीजन में। ओडिशा में अलग किंगडम था, यहाँ पे चालुक्यास थे, वैसे
ये रीजन वाइज अलग अलग इसमें एडिशंस हुए, जबकि साउथ इंडियन स्ट्रक्चर में जो भी एडिशंस हुए डायनेस्टिकली हुए। जैसे डायनेस्टी आगे आगे जाएगी वैसे ही इसमें फर्दर एडिशन होते होते फाइनली वो द्रविडियन आर्किटेक्चर फुल्ली मैच्योर होता है। ये नागर स्टाइल पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ऊपर कलश होता है, जो हिंदू फिलोसॉफी में काफी इसका इम्पोर्टेंस भी है। इसके नीचे ये अमालका होता है, फिर ये मेन शिखर होता है, फिर ये जो है वो उरु शिखर है, फिर ऐसे फर्दर आपको माउंटेन रेंज जैसे मिलते हैं, तो उसको मंडप, अर्धमंडप, महामंडप वैसे डिवाइड करते हैं। जो सबसे बड़ा यहाँ पे होता है महामंडप होता है, फिर ये मंडप, फिर ये अर्धमंडप। फिर ये प्रदक्षिणा पाथ होता है जो कवर्ड होता है। पहले जो हमने फर्स्ट या सेकंड स्टेज में देखा था फुल्ली कवर्ड था, तो यहाँ पे थोड़ी जो वेंटिलेशन और सबको ध्यान में रखते हुए ऐसे बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर अब क्रिएट करते हैं। तो यही अभी भी हमारे टेम्पल्स में ये कंटिन्यूड है। ये प्रदक्षिणा पाथ होता है। ये जो अप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर स्टेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक खुला प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उसको जगति बोलते हैं, रेस्ड प्लेटफॉर्म। और ये पूरा जो बेस होता है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। तो अगर आप मेंस में ये टेक्निक्स एक्सप्लेन कर रहे हो और आपके पास टाइम कम है, तो आपको सिर्फ ऐसा सिंपल टेम्पल का डायग्राम बना के ये सारे फीचर्स आप दिखा सकते हो, देन यू विल गेट मार्क्स। तो मतलब टाइम नहीं है तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ये बता के सिर्फ नीचे फीचर्स लिख सकते हो, कुछ एडिशन करना। डायग्राम से ज्यादा मार्क्स मिलता है, ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस करना। नागर स्टाइल में दूसरा फीचर ये था, इसका जो हाइट था वो काफी ज्यादा था। तो अगर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हमारे इंडियन टेम्पल्स या इंडियन आर्किटेक्चर था उसमें स्कल्पचर इंटीग्रल था, तो अगर स्कल्पचर करना है तो ये हाइट पे पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसे स्टार्ट करेंगे तो पूरा पॉसिबल नहीं था। तो हम जो टेम्पल था उसकी वर्टिकल वॉल को ऐसे 3 वॉल्स में डिवाइड करते थे वर्टिकल। तो यहाँ पे स्कल्पचर्स होंगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, ये अलग अलग होंगी, क्योंकि पूरा ऐसे बनाना इतना बड़ा स्कल्पचर्स पॉसिबल नहीं था, तो इसको हम वर्टिकली ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो थर्ड स्टेज का डेवलपमेंट था वो और नागर स्टाइल सिमिलर है। जो थर्ड स्टेज था वाज द प्रीकर्सर ऑफ नागर स्टाइल। तो इसमें क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान है बिकॉज पंचायत स्टाइल है। फिर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टेम्पल है, मोस्टली स्क्वायर मिलता है, और ओडिशा के जो टेम्पल्स है मोस्टली स्क्वायर है। फिर गर्भगृह है। इंडियन टेम्पल्स में ये है, जो गर्भगृह का जितना पोस्चर है उतना हम थोड़ा मतलब उसमें लाइट्स इतनी नहीं पास होने देते, वो डार्क रहता है। जब हम इस्लामिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें अपोजिट है, उसमें ज्यादा स्पेशियसनेस है और लाइट का ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि दोनों की रिलीजियस आइडियोलॉजी अलग है। जो मॉस्क है उसमें मतलब कंबाइंड ऐसे प्रेयर करने का एक होता है, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस होने की वजह से ये होता है। पिलर्ड अप्रोच है। जो स्कल्पचर्स होते हैं वो पिलर और सीलिंग्स में ही हम ज्यादा देखते हैं। टैंक नहीं है यहाँ पे। जब हम द्रविडियन आर्किटेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे टैंक का यूज होता है, तो वो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है। अगर आपको नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में डिफरेंस लिखना है तो दिस इज द मेजर पॉइंट कि वहाँ पे टैंक का यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता है। फिर शिखर जो है वो ग्रेजुअली इनवर्ड्स कर्व होता है, जबकि द्रविडियन स्टाइल में हम देखेंगे कि उसका ऑक्टागोनल शेप होता है, वो अलग से दिखता है। वो आगे जब हम ओडिशा टेम्पल में देखेंगे तब आपको शिखर का एग्जैक्टली आइडिया आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो नागर स्टाइल है वो रीजनली डेवलप हुई है, तो उसका क्लासिफिकेशन भी हम रीजनली करेंगे। रीजन वाइज उसकी 3 सब स्कूल्स है। ओडिशा स्कूल, दूसरी है चंडेला स्कूल या फिर खजुराहो स्कूल, जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है वो यही का है, और तीसरी है सोलंकी स्कूल या फिर मारू गुर्जर स्कूल बोलते हैं। गुजरात राजस्थान में जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसको ये स्कूल में हम देखते हैं। फर्स्ट इज ओडिशा स्कूल। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो टेम्पल का कंसेप्ट था वो ये था कि भगवान का घर है तो मतलब ज्यादा बड़ा होना चाहिए और सारे बिल्डिंग्स। तो जो ओडिशा में जो किंगडम थी वो ये लोग फिलोसॉफी पे ज्यादा मानते थे, जैसे उन्होंने काफी बड़े टेम्पल से कंस्ट्रक्ट किए। ये जगन्नाथपुरी का
एयर व्यू है, तो उसको आप देख सकते हो कि बाकी सारी बिल्डिंग्स के सामने इसका काफी मासिव स्ट्रक्चर है। ओडिशा स्कूल डेवलप हुई वो 8 to 13 सेंचुरी में, लास्ट में नरसिम्हा वर्मन एंड खारवेल वो सबके अंडर में हुआ था। ये नागरा स्टाइल का ही पार्ट है, तो बट ऑब्वियस है कि जो नागरा स्टाइल के सारे फीचर्स है वो सारे इसमें है। तो अगर आप इस पे लिख रहे हो तो नागरा स्टाइल के जो फीचर्स है वो तो पहले इसमें लिखने ही है। सिर्फ यहाँ पे शिखर को डियल बोलते हैं, तो वो एक अलग से फीचर है शिखर लेकिन बोलते हैं डियल। तो काफी सारे जो ओडिशा के टेम्पल्स है उसके पीछे डियल लिखते हैं, तो उसका रीजन ये है। इसमें पिलर्स का यूज नहीं है, जो मोस्टली नागर स्टाइल में हमको मिलता है। यहाँ पे कोई भी पिलर का यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो मंडप है, असेंबली हॉल है, इसको जगमोहन बोलते हैं। ये थोड़ा अलग से फीचर है। बाकी सारे जितने भी नागर स्टाइल के टेम्पल्स है वहाँ पे मंडप्स का इतना हमको एविडेंसेस नहीं मिलते, द्रविडियन में ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ओडिशा में भी वो ट्रेडिशन थी कि वो डांस को जो टेम्पल है वो पैट्रोनेज करता था। दैट्स वाई वहाँ पे फंक्शंस होते थे, कुछ असेंबलीज होती थी, इसलिए यहाँ पे भी जो मंडप का कंसेप्ट है वो हम देख सकते हैं। और मंडप को यहाँ पे जगमोहन बोलते हैं। यहाँ पे जो जितने सारे टेम्पल्स है मोस्टली स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर टेम्पल कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स मिलती है, तो हो सकता है उनको कुछ अपने टेम्पल को प्रोटेक्शन करने की जरूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था यहाँ पे ये सारी जो इन्वेजन्स थे वो स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री वॉल्स का यूज किया था। और जो ओडिशा स्कूल थी वहाँ पे जो एक्सटीरियर वॉल्स है उसको ज्यादा डेकोरेट किया जाता था रादर देन इंटीरियर वॉल्स। तो उसके बाद आपको काफी सारे इंटीग्रेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स मिलते हैं। और स्कल्पचर्स की थीम मेनली इरोटिक है, कामासूत्र से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, तो कपल और वो सारे फीचर्स हमको मिलते हैं यहाँ। मेनली इसका एग्जांपल है लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर, कोणार्क और राजा रानी टेम्पल। ये 3-4 इसके प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। कोणार्क पे आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको करना ही पहले ओडिशा के सारे फीचर्स लिख लो। और कोणार्क में अलग से ये है कि उसमें जो सन के 7 रथ होते हैं तो नीचे व्हील्स दिखा है, तो आप पिक्चर देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट यही सारे फीचर्स हैं। चंडेला स्कूल और खजुराहो कॉम्प्लेक्स, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल्स पे कार्विंग हुई है। और यहाँ पे भी कामसूत्रा के जो इंस्पिरेशन है उससे स्कल्पचर्स क्रिएट हुए हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गर्भ क्रिया, जो हमने नागर स्टाइल का आगे जो देखा था टेक्निक, ये जो पिक्चर है और ये सेम है, कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो। तो उसको मैच्योर नागर स्टाइल का टेम्पल बोलते हैं, जिसमें नागर स्टाइल के सारे फीचर्स वहाँ पे है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल है पूरे खजुराहो कॉम्प्लेक्स में। इसमें अगर आप दूर से देखो तो ये पूरा खजुराहो कॉम्प्लेक्स अगर आप दूर से देखोगे तो माउंटेन रेंज जैसा फील होता है, क्योंकि इतने सारे मंडप्स और अर्ध शिखर सबका यूज होता है, तो दूर से देखने पर ये माउंटेन रेंज जैसा फील होता है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बाकी सारे नागर स्टाइल में जितने मिलते हैं उससे काफी हायर प्लेटफॉर्म है। सोलंकी स्कूल या फिर मारूगढ़ स्टाइल, ये लेटर चालुक्यास की ब्रांच थी। तो जो खजुराहो की जो डेवलपमेंट थी तो उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वहां से ही फिर यहाँ पे मूव हुए थे। तो चालुक्यास है तो फिर जो खजुराहो के सारे फीचर्स यहाँ पे है। तो मोढेरा का सन टेम्पल भी आप देखोगे तो थोड़ा कंदेरिया महादेव का उसमें आपको इंस्पिरेशन नजर आएगा। इसमें जो डेकोरेटिवनेस उसकी जो सीलिंग में डेकोरेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने देलवाड़ा का देरा कभी देखा हो तो उसकी सीलिंग में इतने अच्छे से कार्विंग होती है कि आपको वो डोम नहीं है फिर भी वो डोम जैसा फील होता है, क्योंकि ये कार्विंग करके उसका पूरा शेप आपको इमेजिनरी डोम जैसा फील होता है। आर्क का यूज पहले हम कभी नहीं करते थे, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो जिस हिसाब से कार्विंग की गई है उसकी वजह से ये आर्क जैसा फील होता है, नॉट द ट्रू आर्क, क्योंकि आर्क तो फिर इस्लामिक स्ट्रक्चर से ही हमको मिले। इसमें ग्रे टू ब्लैक बैलिस्टिक स्टोन का यूज होता है, और फिर बेसाल्टिक स्टोन और व्हाइट मार्बल का भी हमने कई जगह पे यूज देखा है।
इसमें जो सेंट्रल श्राइन होती है उसके आसपास कार्विंग नहीं किया जाता। बाकी जो इसके इंटीरियर साइड है और एक्सटीरियर ये दोनों पे कार्विंग की जाती है, लेकिन जो सेंट्रल श्राइन है यानी कि सेंटम सेंटोरम या गर्भगृह जिसको बोलते हैं उसके आसपास पे कहीं भी कार्विंग नहीं है। इसमें मोस्टली जैन टेम्पल्स, क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों में जैन का काफी इन्फ्लुएंस था, तो जैन टेम्पल्स जितने हैं वो सारे ये आर्किटेक्चर से है। तो तेजपाल, बीमल, देलवाड़ा ये सारे जो टेम्पल्स है वो इसी स्टाइल से बने। मोढेरा का सन टेम्पल है वो भी सोलंकी के अंडर में बना है। उसमें उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट में फेस करती है, तो इसकी वजह से जब इक्विनॉक्स होता है तब जो फर्स्ट सन की रे होती है या किरण होती है वो उसके गर्भगृह पे आती है। फिर इसमें एक अलग से स्ट्रक्चर है बाग का, तो वो बाकी सारे टेम्पल्स में नहीं मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा यूनिक है। और इसके कीर्ति तोरण भी मिलता है, जो गुजरात में बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल हो तो वहाँ पे कीर्ति तोरण कंसेप्ट मिलता है। जो किंग था वो उसकी कुछ भी अचीवमेंट्स है उसको इंस्क्राइब करने के लिए बनाए जाते हैं।